नमस्कार, मैं सैयद हिंदुस्तानी ट्रेवल्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। गाथाओं और गपशप के इस चैनल में हम भारतीयता और भारत से संबंधित तमाम सुने, अनसुने, कम सुने किस्से, कहानियां लेकर हाजिर होंगे। इस बार इस सिलसिले में पेश है सुभाष चंद्र बोस की चौकोर घड़ी वाला किस्सा बेहद रोचक है। लेकिन सुनाने से पहले बता दूं कि किस्सा सुभाष चंद्र बोस पर हाल ही में आई एक नई और चर्चित किताब से लिया गया है। ये किस्सा उससे इसलिए भी लिया गया कि और दूसरी किताबों में यह किस्सा बस यूं ही पासिंग रेफरेंस में है, लेकिन और कईयों में नहीं भी, लेकिन इस किताब में इसके बारे में अच्छी तरीके से जिक्र किया गया है। संजय श्रीवास्तव की इस किताब की पुस्तक प्रेमी में जबरदस्त चर्चा है, तो इस बहाने, इस किस्से के बहाने आप इस किताब के एक रोचक हिस्से का आनंद भी उठाएंगे, किताब से रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा कुछ यूं है। एक दिन कर्नल हबीबुर रहमान नेहरू से मिलने पहुंचे। यह आजादी के बाद की बात है। नेहरू तब प्रधानमंत्री बन चुके थे। रस्मी हालचाल के बाद थोड़ी देर तक तो वार्ता चली। नेहरू ने उनसे आजाद हिंद फौज के दिनों के बारे में पूछा और बातें हुई होंगी। उसके बाद चलते चलते हबीबुर रहमान ने नेहरू जी के हाथों में एक घड़ी रख दी और ये कह करके सौंपी कि ये बेहद दुर्लभ घड़ी है। अपने फॉरेन मेक और महंगी कीमत के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए कि ये सुभाष चंद्र बोस की घड़ी है जो अब नहीं रहे। कर्नल हबीबुर रहमान को तो आप पहचान ही गए होंगे, वही जो नेताजी के एडीसी थे, हमेशा साए की तरह उनके साथ लगे रहते थे। जो उस दुर्घटना, जो ग्रस्त हुआ जहाज जिसमें सुभाष बाबू दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उस जहाज में उनके साथ वो भी मौजूद थे। ताइवान में ताइहुकू एयरड्रम पर संभवतः ओवरलोड होने के चलते वो हवाई जहाज क्रैश हुआ था जिसमें नेताजी का दुखद निधन हो गया था। नेताजी समेत कई और लोग भी मारे गए थे, लेकिन कर्नल हबीबुर रहमान साहब बच गए थे और आज वो यहाँ नेहरू जी से मिल रहे थे। तो खैर, उस दिन हबीबुर रहमान ने जो घड़ी नेहरू जी को सौंपी, वो घड़ी एक रिस्ट वॉच थी, एक कलाई में पहनने वाली घड़ी, खास शेप की, चौकोर डायल वाली। घड़ी का पट्टा टूटा हुआ था। जाहिर है दुर्घटना में वो घड़ी शामिल थी, तो टूटा हुआ पट्टा एक जाहिर बात है। इसके साथ ही वो जो चमड़े का पट्टा था वो जला हुआ था। इसे देख करके साफ लगता था कि ये किसी दुर्घटना से बरामद घड़ी है। सुभाष बाबू की मौत घायल होने के साथ साथ जलने से भी हुई, ये भी बात साफ है। हर जगह ये बात प्रचारित भी हुई थी, मीडिया में आई थी। तो हबीबुर रहमान का दावा था कि यही घड़ी, ये वही घड़ी है जो नेताजी उस समय पहने हुए थे जब वो विमान में बैठे थे, ताइवान में जब विमान उड़ा था उनका। तो ये अब दावा सच माना गया हबीबुर रहमान का, क्योंकि एक तो उस घड़ी की हालत, और दूसरे दावा कौन कर रहा था? दावा वो कर रहा था जो सुभाष जी का एडीसी था, जो हमेशा उनके साथ साए की तरह लगा रहता था। लेकिन सच बात तो ये है कि जब सुभाष बाबू के मौत की जांच शुरू हुई और ये दावा किया गया कि ये वही घड़ी है, तो ये इस बात ने बड़ा पेच फंसा दिया। इस बात पर फैसला होना बहुत मुश्किल हो गया कि ये घड़ी दुर्घटना के समय सुभाष बाबू के कलाइयों में थी, हाथ में थी। सीधी साधी घड़ी होती तो मामला यहां तक क्यों पहुंचता? किताबों में इसका जिक्र क्यों होता? हम इसे आपको क्यों सुना रहे होते और आप भी इसे क्यों सुन रहे होते? जाहिर है मामला संगीन है कुछ। तो खैर, हबीबुर रहमान घड़ी दे तो दी नेहरू को, लेकिन नेहरू इस घड़ी का क्या करते? रख तो ली उन्होंने, पर ये कोई
कोई ऐसा उपहार तो नहीं था जिसे वो बाखुशी अपनी बैठक में सजा सकते थे। ये एक बहुत दुखद दुर्घटना की दुखद निशानी थी। सुभाष बाबू की मौत से जुड़ी जांच के मामले में ये एक महत्वपूर्ण सबूत भी हो सकता था। सो ये घड़ी नेहरू ने कुछ समय तक अपने पास रखी और उसके बाद आजाद हिंद फौज मामले की पैरवी कर रहे वकील जो थे भूला भाई देसाई, उनको दी। भूला भाई देसाई ने उसे एक एविडेंट की तरह से उसको प्रयोग किया होगा, दर्ज किया होगा, लेकिन आखिरत में ये घड़ी जो है वहां से नेताजी के सबसे बड़े भाई शरद चंद्र बोस पर पहुंच गई। सुभाष बाबू की घड़ी थी और उनका निजी सामान था, वो उनके नजदीकी रिश्तेदार तक पहुंच गया, तो फिर इस घड़ी का किस्सा इसी घड़ी तमाम हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं भाई, इतना आसान नहीं है ये घड़ी का किस्सा। असल बात तो ये है कि चौकोर घड़ी का चक्कर बेहद पेचीदा और खासा रोचक है। क्या है बताते हैं, अभी आगे बताते हैं। लेकिन इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा दें, ताकि ऐसी गाथाएं जब भी आए सूचना आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आजादी मिली उसके बाद अपनी सरकार बनी, तब देश में ये बात जोर पकड़ने लगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। दुर्घटना की बात एक अफवाह है, षड्यंत्र है, और वो जीवित हैं, किसी सुरक्षित जगह पर भेष बदल करके रह रहे। अब इसके पीछे लोगों का तर्क क्या था कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अगर पकड़े गए तो नेहरू उनको ब्रिटिश सरकार को सौंप देंगे, इसलिए कि वो ब्रिटिश सरकार के अपराधी हैं और उनसे नेहरू ने कोई समझौता कर लिया है। लोग ही नहीं, कई स्वनाम धन्य व्यक्ति भी ये दावा कर रहे थे कि अगर सरकार इस पूरे मामले की जांच कराए तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तमाम सियासी दल भी, छोटे बड़े उस समय जो थे, वे भी मांग कर रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि इस मामले की जांच कराई जाए। सरकार ने कुछ दिन अवॉइड किया। नेहरू ने भी सोचा कि संभवतः ये इमोशनल मामला है, कुछ दिनों में कुछ मामले ठंडे पड़ेंगे और लोग भी धीरे धीरे करके भूल जाएंगे। लेकिन जनता का दबाव बढ़ता चला गया, ये लगातार बढ़ रहा था। इसे देख करके नेहरू ने सोचा कि कहीं तमाम आक्षेप मेरे ऊपर ना आए, सो नेहरू सरकार ने 3 नवंबर 1955 को शहनवाज खान की अगुवाई में एक जांच आयोग का गठन कर दिया। इसके बावजूद एक धड़ा ये मानता था कि जांच वांच की कोई खास जरूरत नहीं है, सुभाष बाबू के जिंदा होने की बात कोरी गप है, अफवाह है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये केवल नेहरू को भयभीत करने का एक प्रपंच है, कुछ समाजवादियों और वामपंथियों का मिलाया हुआ प्रपंच है, क्योंकि नेहरू सियासी तौर पर सुभाष चंद्र बोस से खौफ खाते हैं, डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर नेहरू सुभाष के साथ हमें साझा करना पड़ा राजनीतिक ये सारे कामकाज कहीं, तो हम कहीं छोटे ना पड़ जाए। ये बात एक हल्के में चलती रहती थी। खैर, इन बातों से परे नेहरू ने जांच आयोग बिठा दिया और ये बात साबित कर दी कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई खौफ वौफ नहीं खाते हैं और वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इन चीजों की। तो नेहरू ने जो आयोग बनाया, इस आयोग में 3 सदस्य थे। एक आजाद हिंद फौज के पूर्व मेजर जनरल शहनवाज खान तो थे, दूसरे बंगाल के आईसीएस मित्रा थे, एसएन मित्रा, और तीसरे सुभाष के बड़े भाई थे सुरेश चंद्र बोस। तो ये आयोग बन गया। बाद में नेताजी के बड़े भाई ने न केवल इस आयोग की रिपोर्ट पर, जो उसमें शामिल थे, खुद ही सवाल खड़ा किया और अपनी एक रिपोर्ट अलग से जारी की। बहुत सी वजह थी इस रिपोर्ट को बहस मुबाहिसा के मुख्य धारा में न लाने की,
जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि सुभाष के बड़े भाई ने खुद ही ये अलग रिपोर्ट क्यों तैयार की, क्यों असहमत व्यक्त की, तो इस पर बहस होनी चाहिए थी। बहुत से सियासी लोगों को इस चर्चा से असुविधा हो सकती थी, ये वजह थी। इसलिए इस रिपोर्ट को बहुत कम पब्लिक डोमेन में लाया गया और खास तौर से इसका जिक्र कुछ किताबों तक ही सीमित होकर रह गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो किताब संजय श्रीवास्तव ने लिखी है, सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा, इस किताब में इस रिपोर्ट को विस्तार से दिया गया है। किताब खरीदकर आप इसे देख पढ़ सकते हैं। यहां इस बात का जिक्र इसलिए कि ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और आसानी से दस्तयाब नहीं है। इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें कही गई हैं जिससे इस हवाई हादसे में सुभाष बाबू के निधन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और कई सवालों के जवाब भी मिलते हैं। खास तौर से इस घड़ी के अलावा उनके साथ हर समय रहने वाली गीता, सिगरेट केस, लाइटर जैसे कुछ खास निजी सामान थे, उनके बारे में रहस्योद्घाटन किया गया है। इस घड़ी के बारे में तो खैर उसमें जिक्र है ही कि ये कहाँ थी, कैसे मिली, क्या हुआ, इस बारे में भी उसमें खासा जिक्र है। तो खैर फिलहाल हम बात उस घड़ी की करते हैं जिसको हबीबुर रहमान ने उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था। इस घड़ी से कई तरह के सवाल उभरे। इन सवालों ने आयोग की पूछताछ और जांच प्रक्रिया को घड़ी घड़ी खूब उलझाया और सच कहें तो आखिर तक इस बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल बना रहा कि हादसे के समय नेताजी यही चमड़े की पट्टी वाली चौकोर घड़ी पहने थे। हबीबुर रहमान के दावे ने जांचकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस बात को कैसे साबित करें और ये कहां से, किस तरीके से साबित हो कि आखिरकार हबीबुर रहमान सही कह रहे हैं या हबीबुर रहमान किसी खास इरादे से ये बात कह रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बात तब सामने आई कि आखिर अगर ये घड़ी मिल रही है तो वो जो सिगरेट केस है, लाइटर है, गीता है और कुछ और चीजें जो सुभाष बाबू अपने साथ रखते थे, वो आखिर कहां गए। बस घड़ी ही क्यों मिल रही, जिसके ऊपर संदेह हो रहा है कि ये बोस बाबू की है भी या नहीं है। तो सवाल ये है कि हबीबुर रहमान तो सुभाष चंद्र बोस की मौत के समय उनके साथ ही थे, फिर कैसे शंका, फिर आखिर क्यों शंका कि ये वो घड़ी नहीं है जो सुभाष बाबू ने पहनी थी। इस शंका की भी तो कोई वजह होनी चाहिए, तब जबकि हबीबुर रहमान वहां उनके साथ ही थे, उसी विमान में थे और उनके साथ ही दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, भले ही वो बच गए। तो शंका करने की वजह बहुत सी थी। पहली बात तो ये कि घड़ी आई कहां से। ये घड़ी अगर सुभाष बाबू की नहीं थी तो आखिर ये घड़ी कहां से आई, हबीबुर रहमान को किसने दी घड़ी। कर्नल हबीबुर रहमान से जब ही पूछा गया कि घड़ी उन्हें कहां से और कैसे मिली तो उन्होंने बताया कि उन्हें यह घड़ी मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टर योशिमो ने उन्हें दी। योशिमो वो डॉक्टर थे जो दुर्घटना के बाद सुभाष चंद्र बोस का इलाज कर रहे थे। बता रहे थे कि उनके गर्दन में काफी चोट थी और जल गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो वो डॉक्टर योशिमो वही थे जो उनका इलाज कर रहे थे। ताइहोकू के इसी अस्पताल में जिसमें योशिमो उनका इलाज कर रहे थे, सुभाष जी का निधन हो गया था। तो खैर चलिए, ये बात तो सही है कि सुभाष जी का निधन हुआ तो जो सबसे नजदीकी व्यक्ति उनके साथ थे उनको ही उनका निजी सामान सौंपा जाना था और उस समय हबीबुर रहमान भी उनके करीब थे, तो उनको ये सामान देना तर्कसंगत लगता है। पर ये लॉजिकल बात तब बेहद इलॉजिकल लगने लगती है, अतार्किक लगने लगती है जब डॉक्टर योशिमी ने आयोग के सामने आकर के और पूछताछ के दौरान अपनी बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कर्नल रहमान को ऐसी कोई घड़ी दी थी। हबीबुर रहमान के सामने उन्होंने बताया कि ये ऐसी कोई भी घड़ी उन्होंने उनको नहीं दी। अब
जबकि अगर डॉक्टर ने घड़ी दी ही होती तो उन्हें बताने में क्या आपत्ति थी। फिर बहुत समय भी नहीं बीता था कि डॉक्टर यशमी भूल गए हों, उन्हें बात बिसर गई हो कि ऐसी कोई घड़ी भी उनके हाथ आई थी और उन्होंने हबीबुर रहमान को दिया भी था। तब जबकि घड़ी भी एक्सक्लूसिव थी, यूं कहें कि बड़ी विशेष थी, वो सुभाष बाबू की घड़ी थी, देखने में भी अलग तरह की थी, उस समय बड़ी महंगी घड़ी थी, विदेश की बनी घड़ी थी, तो ऐसा लगता नहीं कि यशवी भूल गए इस बात को। फिर वो कोई घातक हथियार या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे बताने से शायद यशमी फंस जाए जांच आयोग के सामने। तो आखिर यशमी झूठ नहीं बोल सकते। जब यशमी झूठ नहीं बोलेंगे, यशमी भूल नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ तो मामला है। घड़ी उन्होंने हबीबुर रहमान को दी होती तो न केवल यशमी इसकी सहर्ष पुष्टि करते, बल्कि शहनवाज जांच आयोग को भी बाखुशी इस बात को बताते कि हाँ, मैंने दी थी ये घड़ी, ये सुभाष चंद्र बोस वाली घड़ी मेरे ही पास थी और मैंने ही हबीबुर रहमान को दी थी। खैर, हबीबुर रहमान को यहां झूठा साबित होना पड़ा। पता नहीं लगा कि वे घड़ी कहां से लाए, और कोलकाता के गलगछिया विला में सुभाष जयंती मनाई जा रही थी, तो वहां पर कर्नल हबीबुर रहमान को भी बुलाया गया। ये एक मौका ऐसा था कि वहां इस बात की पूरी संभावना थी, और ऐसा हुआ भी कि वहां सुभाष चंद्र बोस के भतीजे द्विजेंद्रनाथ बोस भी मौजूद थे। उस समय उन्होंने कर्नल हबीबुर रहमान को एक चुनौती दे दी कि वो शहनवाज आयोग के सामने जिस घड़ी का फोटोग्राफ पेश कर रहे हैं वो घड़ी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं पहनी हुई थी, और इस पर वो अपना स्पष्टीकरण जवाब दी। लेकिन हबीबुर रहमान, उस समय वहां बहुत से लोग उपस्थित थे, हबीबुर रहमान बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण इस बारे में नहीं दिया। अब सवाल ये उठा कि हबीबुर रहमान के अलावा क्या किसी और ने भी सुभाष जी को उस चौकोर घड़ी को पहने हुए देखा था उस समय जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, या जब वो ताइवान से चले, या फिर इससे पहले भी कभी उस तरह की चौकोर घड़ी पहने हुए किसी ने देखा क्या? बहुतों से पूछताछ की गई, कई गवाहों को बुलाया गया, किसी ने नहीं स्वीकारा कि उस दिन से पहले कभी ऐसी घड़ी पहने सुभाष जी को देखा। बड़ी बात यह कि नेताजी का कोई ऐसा फोटोग्राफ भी नहीं मिला जिसमें वे इस तरह की घड़ी पहने दिखते। एक गवाह सामने आए, ये थे एसएम गोस्वामी। उन्होंने दावे से कहा कि नेताजी ने कभी ऐसी कोई घड़ी नहीं पहनी, वे हमेशा राउंड यानी गोलाई वाली घड़ी पहनते थे। ये गोल डायल वाली घड़ी उनके पिताजी ने उन्हें गिफ्ट में दी थी, और वे हमेशा इसे ही पहनते थे। आजाद हिंद फौज के कर्नल एचएल चोपड़ा ने भी कहा कि सुभाष हमेशा गोलाई वाली जो डायल वाली घड़ी होती है वही पहनते थे, वे कभी दूसरी घड़ी नहीं पहनते थे। लंबे समय तक उन्होंने देखा है वो कभी दूसरी तरह की घड़ी नहीं पहनते थे। नेताजी जो गोल घड़ी कलाई में पहनते थे, उसके अलावा नेताजी के पास जेब में रखने वाली एक राउंड वॉच भी थी। इस जेबी घड़ी को वो हमेशा केस में लेकर चलते थे। जेबी घड़ी को वे हमेशा सोते समय तकिए के नीचे रखते थे। ये इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि नेताजी ने कभी चौकोर घड़ी नहीं पहनी। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि इस घड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जब घड़ी नेहरू को दी थी तो बस पट्टा ही जला हुआ था, टूटा था, लेकिन बाकी कहीं कोई टूट फूट नहीं हुई थी। आखिर प्लेन से इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इसे कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ, कोई खास टूट फूट क्यों नहीं हुई? प्लेन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं गया था, फिर भी दुर्घटना इतनी गंभीर तो थी कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। फिर बाद में सुभाष जी की भी डेथ हुई और भी कुछ मौतें हुई।
तो कहने का ये मतलब कि हवाई जहाज से गिरने के बाद घड़ी में कोई टूट फूट ना होना, केवल पट्टा टूट जाना, ये भी एक बड़े अचरज की बात थी। इस भीषण दुर्घटना में हबीबुर रहमान के साफ साफ बच जाने की बात जितनी आश्चर्यजनक थी, उससे कम नहीं थी ये बात कि घड़ी को कुछ ना हुआ। खैर चलिए, ये सब संयोग दुर्योग पर छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल अब भी उठता है कि इस घड़ी में 8:01 का समय क्यों दिखा रहा है? ये घड़ी इस समय ठप क्यों करो? इसके बारे में कोई सफाई न तो किसी ने पूछी और न ही कोई दे पाया। बात उठी, लेकिन फिर बात आई गई हो गई। आयोग में बात दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद कहीं से कोई बहुत गंभीरता से इस पर पड़ताल नहीं हुई, क्योंकि विमान हादसे का समय 2:38 का है और घड़ी में समय उस समय का दिखाया जा रहा है। तो अगर घड़ी झटके के चलते बंद हुई हो, जैसा कि अक्सर उस जमाने की घड़ियों में होता था, तो इसी के आसपास का वक्त होता। नेताजी के एक भतीजे अरविंद बोस ने बहुत जानकारी वाली बात कही। उनके अनुसार नेताजी न केवल अपनी राउंड वॉच, गोल डायल वाली कलाई घड़ी हमेशा अपने साथ रखते थे, बल्कि चश्मा, पढ़ने वाला चश्मा, सिगरेट केस, सिगरेट लाइटर, गीता और कई दूसरे छोटे सामान अपने साथ हमेशा लेकर के चलते थे। और सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात क्या है कि वो इनकी जगह कुछ और कभी इस्तेमाल नहीं करते। इस बारे में बड़े पर्टिकुलर थे। अपने निजी सामानों के बारे में वे बहुत चूजी थे, कोई समझौता नहीं करते थे, बहुत कमिटेड थे, बिल्कुल पाबंद। तो जब ऐसा था तो फिर नेताजी कभी चौकोर घड़ियां नहीं पहनते थे, और फिर चौकोर घड़ी अचानक क्यों पहनी? इस बात का क्या जवाब है? ऐसा क्यों हुआ कि कर्नल रहमान इन चीजों में से कोई दूसरी चीज नहीं ला सके, सिर्फ घड़ी ही ले आए? बाकी चीजें आखिर कहां गई? अगर उन्हें ये चीजें योशिमी से मिली थी, तो ये बाकी चीजें भी तो अस्पताल से मिली होनी चाहिए थी। इससे नेताजी के निधन की बात ज्यादा मजबूती से साबित हो पाती अगर वो दूसरी चीजें भी ले आते। लेकिन क्योंकि वो केवल घड़ी लेके आए, तब इस बारे में शंका होने लगता है कि आखिर नेताजी का बाकी सामान कहां गया? क्या नेताजी की डेथ वास्तव में दुर्घटना में हुई थी, विमान दुर्घटना में या नहीं? तो ये समझना टेढ़ी खीर थी कि कर्नल रहमान महज इस चौकोर घड़ी को सबूत के तौर पर पेश करना क्यों चाहते हैं, और ये क्या कहता है, वो इसको खास तौर से क्यों पेश कर रहे हैं? वे सुभाष बाबू के दूसरे निजी सामान पेश करने में चूक कैसे गए? क्या ये वाकई उनकी चूक थी, या वे ये चूक जानबूझ करके कर रहे थे, या फिर अनजाने में हो रही थी? ये हबीबुर रहमान ने जैसे भी ये चूक की हो, मगर उनके दावे के समर्थन में एक भी सबूत नहीं मिला। शक ये गहरा है कि असल में नेताजी की मौत की बस कहानी गढ़ी जा रही है, उसके लिए सबूत गढ़े जा रहे हैं। उस कहानी को पुख्ता बनाने के लिए, उस कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए सब सबूत गढ़े जा रहे हैं। लेकिन बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती कि आखिर वह चौकोर घड़ी किसकी थी? हबीबुर रहमान को वो घड़ी किससे मिली? उन्होंने ये घड़ी नेहरू को क्यों दी? और कुल मिलाकर इस घड़ी की असली कहानी क्या है? क्या इसका राज खुल भी सका, या नेताजी की मौत की तरह ही ये घड़ी का राज भी रहस्य बना रहा? नहीं भाई, राज खुला इसका। संजय श्रीवास्तव की यह किताब, जो पिछले कुछ महीनों से बेहद चर्चित है, इसमें इसका राज फाश किया गया है। संवाद प्रकाशन की यह किताब अमेजन पर है, आप जा करके वहां से इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आसानी से आप वहां पर जा सकते हैं। और हमारा यह दावा है कि किताब आपको निराश नहीं करेगी, ये गारंटी है। खैर, अब इस बात पर चलते हैं कि क्या
इस घड़ी का राज खुला, रहस्य खुला, और अगर खुला तो वो क्या था। तो चलिए, तो ये है चौकोर घड़ी की असली कहानी। दरअसल इस चौकोर घड़ी की भी एक अलग कहानी। इस कहानी में सुभाष बाबू भी हैं तो हबीबुर रहमान भी, शहनवाज खान हैं तो कुछ दूसरे कैरेक्टर भी। नेताजी लगातार इस देश से उस देश जाते ही रहते थे। बहुत समय वो विदेश में ही बिताते थे और विदेशों में उनका मान भी बहुत था। इससे उनको दुर्लभ उपहार भी मिलते रहते थे। ये चौकोर घड़ी जो थी, जो हबीबुर रहमान ने प्रधानमंत्री नेहरू को ये कहकर दी थी कि ये सुभाष बाबू की घड़ी है, तो जरूर ये सही बात थी, ये घड़ी सुभाष बाबू की ही थी। ये चौकोर घड़ी जो बेशकीमती थी और शानदार थी, वो नेताजी को फिलीपींस के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जोस लॉरेल ने दिया था। जोस लॉरेल ने ये उपहार उनको सौंपा था कुछ समय पहले, लगभग कुछ बरस पहले, इस घटना से कुछ बरस पहले। ये असल में एक जोड़ा घड़ियां थी जो नेताजी को मिली थी। नेताजी ने तो तय कर लिया था कि वो हमेशा वही घड़ी पहनेंगे जो उनको पिताजी ने उपहार में दी थी। वो किसी तरह के उपहार में मिली हुई कोई दूसरी घड़ी पहनने का सवाल नहीं था, उनको बरतते ही नहीं थी दूसरी घड़ी। सो उन्होंने एक घड़ी अपने एडीसी, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उस हबीबुर रहमान को दी, और दूसरे जो उनके बहुत करीबी थे, बेहद करीबी थे, वे थे शहनवाज खान। दूसरी वाली घड़ी बोस बाबू ने शहनवाज खान को दी। तो इस तरह से दोनों घड़ियां अलग अलग लोगों को दे दी गई। तो अब बात साफ हो गई कि घड़ी कहां से आई, किसकी थी। मगर इस घड़ी का पट्टा क्या खुद हबीबुर रहमान ने चलाया? हबीबुर रहमान ने किस मंशा से उस घड़ी को प्रधानमंत्री के सामने ये कहकर के पेश किया कि ये घड़ी सुभाष बाबू अपने आखिरी वक्त में पहने हुए थे? इससे भी आखिर साबित क्या करना चाहते और क्या साबित हो जाने पर उनका क्या फायदा होता? बात यह भी कि जब ऐसी घड़ी शहनवाज के पास भी थी, तो जब शहनवाज आयोग में मामला गया तो उसके साथ ही पहली नजर में ही ये देखते ही, इस घड़ी का फोटो देखते ही, चित्र देखते ही ये मामला हल हो जाना चाहिए था कि ये घड़ी तो पहचानी हुई थी। ये घड़ी तो हबीबुर रहमान के पास है और एक उनके पास है। लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। असल में जिस तरह सब प्रयास यह यकीन दिलाने की कोशिशें होती रही और जिस तरह से नेताजी की निधन की खबर फैलाई गई, इससे ये विश्वास की कोई चीज नहीं हुई और ना ही उसमें नेताजी का निधन हुआ। इस जो थियरी है, इसको इस बात से बहुत बल मिलता है। इस किताब में तमाम ऐसी बातें हैं जो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तमाम नए पहलुओं को सामने लाती है, और वो भी ठोस दस्तावेजों के साथ, जो बहुत शोध के बाद लेखक ने यहां वहां से जुटाए हैं। उन नई जानकारियों को पेश किया है जो अब तक अंधेरे में थी। इस किताब के साथ रोशनी में आती है। इसमें सुभाष बाबू को लेकर के बीते 75 वर्षों में उभरने वाले तमाम सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की गई है। कितनी सफलता मिली है वो तो आप देखिए, पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा, पता लगेगा, और आप बताएंगे अपने रिएक्शन में कि किताब कितनी सफल रही है। खैर, उम्मीद है कि घड़ी वाले प्रसंग को सुनकर, जिसे हमारा कम से कम मतलब था, तो घड़ी वाले प्रसंग को सुन करके आप उससे जुड़े सवालों का जवाब पा गए होंगे। बाकी के लिए अगली फुर्सत में ये किताब पढ़िए। तो मिलते हैं जल्द ही एक और कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।